1857 का विद्रोह या क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम, इसे चाहे दो नाम दे दीजिए, भारतीयों की वीरता और अदम्य साहस का कीर्ति स्तंभ है। 1757 में प्लासी की कपटपूर्ण जीत से जिस ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई, उसे एक बार तो भारतीयों ने पूरी तरह हिला ही दिया था। यद्यपि यह विद्रोह पूरी तरह सफल न रहा, पर इसे असफल बताना भी क्या होगा, अन्याय होगा। भारत में इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ, जब मेरठ में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रश्न कर अपने ब्रिटिश अफसरों को क्या किया, मार डाला, अपने साथियों को रिहा करवाया और दिल्ली की तरफ बढ़े चले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह को, जिनके पास मुगलों का नाम व गद्दी तो थी परंतु सत्ता नहीं थी, नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी कर लिया। भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे असंतोष का शायद शासक वर्ग को पूर्वाभास हो चुका था। इसलिए कभी केनी ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से भी बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि स्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। उसके बाद कहा गया कि 1857 के विद्रोह के कारण, 1857 के विद्रोह के स्वरूप कारणों के बारे में इतिहासकारों ने पर्याप्त मतभेद एवं अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में अधिकांश विद्रोह का कारण क्या था, सैनिकों की शिकायतों और कारतूस माने गए थे। परंतु आधुनिक खोजों से यह बात करीब करीब सिद्ध हो जाती है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस तो मात्र एक कारण है, न कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। राजनीतिक कारणों में डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी की वेबकत नीति, यदि कोई शासक बिना पुत्र की मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे, और वेलेजली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वेलेजली की सहायक संधि कौन कौन सी है? वेलेजली है वो 1798 से 1805 ईस्वी की सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत देश स्वराज्यों को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना था, और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। सहायक संधि को सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद राज्य, शासक कौन था? निजाम अली। फिर क्रमशः 1799 ईस्वी में मैसूर, शासक कृष्ण राय। 1799 ईस्वी तंजौर, शासक सरफरोजी द्वितीय। 1801 ईस्वी में अवध, शासक शहादत अली। 1802 ईस्वी पेशवा, शासक बाजीराव द्वितीय। 1803 ईस्वी में भोसले, शासक रघुजी भोसले। 1803 ईस्वी में सिंधिया, शासक दौलत राव सिंधिया ने स्वीकार किया। डलहौजी ने अपनी वेबगत नीति द्वारा राज्यों को ब्रिटिश राज साम्राज्य में विलय कर लिया था, मिला लिया था। तो कौन कौन से राज्य थे जिनको वेबगत नीति के तहत हड़प लिया था? सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, तंजौर 1855 ईस्वी में। झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 के साथ ही झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उसने दामोदर राव को गोद लिया था, पर 27 फरवरी 1854 को डलहौजी ने फैसला सुनाया कि झांसी पर दामोदर राव का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार नागपुर के शासक कौन थे? राघोजी भोसले की मृत्यु के बाद उसके गोद में पुत्र यशवंत राव को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया गया। साथ ही अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से उतार दिया। 1856 ईस्वी भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली। यह सब कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में ही अवध के बारे में घोषणा कर दी थी कि यह गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, और नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर कलकत्ता के मटियाबूर गार्डनरी से भेज दिया गया। इस घटना के समय एक अंग्रेज प्रेक्षक ने अवध के बारे में लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे देह अवध से जान वाजिद अली शाह जा चुकी
है। अवध के विलय ने बंगाल आर्मी में व्यापक असंतोष पैदा किया, क्योंकि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को स्वाभाविक वारिस वारिस न होने पर भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि करौली सुरक्षित मित्र था, न कि आरक्षित राज्य। किसने? डलहौजी ने। इसी प्रकार उदयपुर और बघाट के विलय के संबंध में लिए गए डलहौजी के निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने उलट किया था। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना, सिखों पर नाम खुदवाना आदि परंपरा को डलहौजी ने क्या किया? समाप्त करवा दिया। साथ ही 1839 ईस्वी में कहा गया कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास में रहने का आदेश दिया। 1852 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब, जो नाना साहब क्या है, दुदुपत को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए पेशवा को मिलने वाली 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद कर दी। नाना साहब को अपनी पैतृक राजधानी पूर्णा से बहुत दूर कानपुर के पास बिठूर के ब्रह्मावर्त में रहने के लिए बाध्य किया गया था, और विभिन्न राज्यों का हड़पने का यह कार्य बड़े स्तर पर किया गया। 1852 ईस्वी गठित इनाम कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर करीब 21,000 जागीरों को क्या किया? जब्त कर लिया गया। इन सब कार्यों से आमजन के मन में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा की भावना बढ़ गई। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंचा जा सकता था, न्याय पहुंचा पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीय से श्रेष्ठ माना जाता गया। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर के तहत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में रहने की अनुमति प्राप्त हो गई। 1850 के धार्मिक नियोग्यता अधिनियम संख्या 21 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को भी अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अंतः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार करती। आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था कि देश का आर्थिक शोषण। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह पृष्ठभूमि तैयार की। अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसर थे। उन्हें पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया जाता था। पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी तथा समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश हुए। इसी प्रकार डाक अधिनियम 1854 ईस्वी द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले भड़क रही थी, कैनिंग 1856 से 62 कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी की 2 घोषणाओं में ने आर्मी का काम कर दिया था। कैनिंग की 2 घोषणाएं कौन सी थी? एक तो ये थी कि सेना में नए रंग रूपों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसे वे भारतीय सैनिक अपने धर्म विरुद्ध समझते थे। दूसरा ये था कि सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। कैनिंग सरकार ने दिसंबर 1856 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ग्राउंड बेस के तौर पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे।
परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। ध्यान दें इस बात पर कि विवादित एनफील्ड राइफल का प्रयोग भारत में 1856 के अंत में शुरू हुआ, किंतु ब्रिटिश सेना में इसका प्रयोग 1853 में ही प्रारंभ हो गया था। उस समय ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ हेनरी हार्डिंग था, जो 1844 से 48 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा था। 1857 की क्रांति का घटनाक्रम क्या होगा कि चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि कुछ विद्वानों के अनुसार 21 मई 1857 ईस्वी से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दे दिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि कमल व चपाती बांटकर इस गुप्त योजना का प्रचार किया गया था। 25 फरवरी को 19वीं रेजिमेंट ने बंगाल के बरहामपुर में विद्रोह कर दिया। जब उनको चर्बी वाले कारतूस कारतूस दिए गए तो उन्हें इनका उपयोग नहीं करने का फैसला लिया। इसे अधिकारियों ने अपने आदेशों की अवहेलना बताते हुए 19वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली बड़ी घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां 34वीं NNI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट फाग और सार्जेंट मेजर हुसैन की हत्या कर दी। मंगल पांडे है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले का रहने वाला था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। विद्रोह का प्रसार क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम शस्त्र विद्रोह तक शुरू हुआ जब 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 एच की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह ने अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। दिल्ली में कंपनी के आयुधागार बारूद खाना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बिलोबल ने क्रांतिकारियों का मुकाबला किया, किंतु वह न केवल असफल रहा बल्कि मारा भी गया। दिल्ली विजय का समाचार समूचे देश में फैल गया। देखते देखते विद्रोह ने अपनी चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, बिहार, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद, ग्वालियर को ले लिया। दिल्ली में जफर ने शहजादा जहारुद्दीन को मिर्जा मुगल नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, लेकिन बाद में उसके स्थान पर बख्त खान को प्रधान सेनापति बनाया गया। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर नाममात्र का शासक रहा और विद्रोह का वास्तविक नियंत्रण 10 लोगों की एक प्रशासनिक समिति के हाथों में रहा, जिसका मुख्य बख्त खां था। इस समिति के प्रशासकों में 6 सैनिक तथा 4 गैर सैनिक अधिकारी थे। अपने पुत्र जीवन भक्त को बादशाह ने वजीर के पद पर नियुक्त किया, किंतु दिल्ली का असली शासन कोतवाल शेख रजब अली के हाथ में था। अब हम आते हैं कानपुर में। कानपुर में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना शाह, जो कोष्टक में है, दुपत ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तख्त टोपे ने की। नाना साहब ने खुद को मुगल बादशाह का क्या पेशवा प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। नाना साहब लगातार पराजयों को झेलते अंत नेपाल चले गए 1859 ईस्वी में, जहां से वे जीवन की अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने भक्त कार के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 21 सितंबर 1857 दिल्ली पर पुनः अधिकार 20 सितंबर को ही हो गया था को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WHR हैरिसन के समक्ष समर्पण कर दिया। हैरिसन ने वहां शरण लिए हुए बादशाह के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल व मिर्जा किंग सुल्तान तथा पुत्र मिर्जा अबू बकर को गोली मार दी। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा। वहीं उनकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई।
रंगून बर्मा, जो क्वेश्चन में लिखा है रंगून में स्थित बहादुर शाह की मजार पे लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई। उसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ में 30 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी ने अपने अल्पभाई पुत्र विजीज कादर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। काफी तहरीक के बावजूद हेनरी लॉरेंस व उनके साथी लखनऊ पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल न हो सके। जिस प्रकार दिल्ली की घटनाओं के बाद आसपास विद्रोह थे, उसी प्रकार लखनऊ में विद्रोह होने के बाद शीघ्र ही सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर इत्यादि में विद्रोह होने लगे। फैजाबाद में विद्रोहियों को दिल्ली से यह संदेश भी मिला कि सारा देश उनके कब्जे में है और वे भी उनके झंडे के नीचे आ गए हैं। जून के अंत तक विभिन्न जिलों में विद्रोही लखनऊ की तरफ बढ़ने लगे। 30 जून को चिनहट के युद्ध में अंग्रेज हार गए। सभी अंग्रेजों ने लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण ले ली। अगस्त के पहले सप्ताह में अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह के नाबालिग पुत्र विजिस कादिर को लखनऊ का वली शासक घोषित कर दिया गया। यह कार्य सभी बेगमों की सहमति से किया गया। प्रारंभ से यह स्पष्ट था कि राजकार्य में नए वली की माता हजरत महल प्रमुख भूमिका निभाएगी। बड़े बड़े ओहदों पर हिंदू मुसलमान नेता नियुक्त किए गए हैं। मुगल सम्राट की प्रभुसत्ता को भी स्वीकार किया गया है। अंग्रेजों को लखनऊ पर अधिकार हेतु कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मार्च 1858 में भी अंग्रेज लखनऊ पर अधिकार कर ले पाए। अंग्रेजी सेना ने लखनऊ को खूब लूटा, जिसका हाल अंग्रेज संवाददाता ससल ने दिया था। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल, जिसे महक परी भी कहा गया है, ने मौलवी अब्दुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई, जहां उनकी गुमनाक मौतें हो गई। उसके बाद आई झांसी। तो झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें रानी ने अपने साहसी नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया। लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर की मृत्यु के बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदर को उत्तराधिकारी न स्वीकार करने का कारण बागी हो गई थी। परंतु झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान हो गई कर गई। उसके बाद कौन आए? तात्या टोपे। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल ह्यूरल से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई, इसे महल परी भी कहा गया है, की मृत्यु पर जनरल फिरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई औरत अकेली मर्द थी। झांसी में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी का। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नरवर चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। उसके बाद कौन है? जगदीशपुर आरा, जो बिहार में है, में वहाँ के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह बिहार का सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया। उन्होंने विद्रोह के झंडे को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। अगस्त 1857 में मेजर आयर ने जगदीशपुर के जीत लिया और मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने मील मेन व कर्नल डैम को पराजित किया और 1800 अप्रैल 1858 को उन्होंने लॉर्ड मार्कर को पराजित किया। ब्रिटिश सेनापति डगलस के साथ संघर्ष में जब कुंवर सिंह का हाथ जख्मी हो गया था, तो उन्हें खुद अपना हाथ काटकर मां गंगा को अर्पित कर दिया गया था। अप्रैल 1858 ईस्वी में उन्होंने ली ग्रेड को हराकर
अपने महल पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने? कुंवर सिंह ने। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों टेलर व आयर को भारी क्षति के साथ परास्त किया था। साथ ही युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद आए फैजाबाद में। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए अहमदुल्ला ने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के बीच खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोवाया में इनकी राजा जगन्नाथ द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कालांतर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। असम में 1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान मन्नीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पोते कदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ और मन्नीराम फांसी दी गई। फिर उड़ीसा में सबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही ने विद्रोह किया। ये देखो, अब ये देखो क्या है कि दिल्ली के मान विद्रोह किसने किसने किया? बहादुर शाह और बख्त खान ने। कितनी तारीख को? 11 मई 1857 को। और कौन से अधिकारी थे अंग्रेज? निकलसन हडसन। कानपुर में विद्रोह करने वाले नेता थे नाना साहब टाटे टोपे। 4 जून 1857 को कोलिन कैंपबेल हेवलॉक के विरुद्ध। लखनऊ बेगम हजरत महल 30 मई 1857 को कोलिन कैंपबेल के विरुद्ध। झांसी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे 4 जून 1857 को जनरल फिरोज के खिलाफ। जगदीशपुर कुंवर सिंह है 12 जून 1857 को विलियम टेलर विसेट आयर के विरुद्ध किया था। फैजाबाद मौलवी अहमद उल जून 1857 को जनरल रेनाल्ड। इलाहाबाद लियाकत अली ने 6 जून 1857 को कर्नल नील। बरेली के अंदर खान बहादुर खान बख्त खान ने जून 1857 को विसेट आयर और कैंप बेल के विरुद्ध। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857 जनरल रेनाल्ड के विरुद्ध। विद्रोही की असफलता के कारण क्या रहे? 1857 का विद्रोह इसमें भाग लेने वाले क्रांतियों के अदम्य साहस के बावजूद भी असफल रहा, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। योग्य नेतृत्व का अभाव, सुनियोजित नेतृत्व का अभाव, कुछ भारतीय शासकों का अंग्रेजों को मदद देना, अंग्रेजों के पास संसाधनों की अधिकता। विद्रोह का स्वरूप क्या था? विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों ने भारी मत मिलता है। इसके स्वरूप को लेकर प्रमुख मत इस प्रकार हैं। सैनिक विद्रोह है। प्रतिपादक कौन थे? जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, वी ए स्मिथ, मॉलसेन, होम्स, ट्रेविलियन, मुंशी जीवनलाल, सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटरम स्मिथ, डब्ल्यू टेलर। सामंतवादी प्रतिक्रिया, मेलिसन, जवाहरलाल नेहरू। गौतम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सागर, पॉल मार्च। राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिजरेली। सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष, टी आर होम्स। ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, एल ई आर रिज। राष्ट्रीय विप्लव, तारातंत्र। गोरी व काली नस्लों का संघर्ष है, जे जी मेंडले। विद्रोह के स्वरूप में डॉक्टर आर सी मजूमदार का कथन बड़ा प्रसिद्ध है।
उनके अनुसार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोह के परिणाम। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख परिणाम इस प्रकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अब ब्रिटिश काउंसिल ने अपने हाथ में ले लिया। अब भारत का शासन एक भारत सचिव व उसकी 15 सदस्य इंडिया कौंसिल को दे दिया गया। 1 नवंबर 1858 को भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय कैनिंग ने इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। भारतीय स्वतंत्रता का मेघना कार्टा, जिसके अनुसार अंग्रेज अब भारत में अपनी विस्तारवादी नीति त्याग देंगे। भारत का गवर्नर जनरल ही अब देशी राज्यों हेतु वायसराय, जिसको कहते हैं काउंसिल का प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था। सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया, जिसके सिफारिशों के आधार पर भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या क्या की बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं? 1857 सुरेंद्र नाथ से द स्पोई, म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रमेश चंद्र मंजूरदार, ब्रिटिश पारामाउंटेसी एंड द इंडियन रिनासेंस, रमेश चंद्र मंजूरदार, द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 एडी, वीडी सावरकर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, जीवी मेल्सन, ए हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वार इन इंडिया, जे.डब्ल्यू. काई, माझा प्रवास, विष्णु भट्ट गोडसे, द केसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, शहद अहमद खान, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, जेपीली माल सेन, द इंडियन म्यूटिनी 1857, जी.डब्ल्यू. फॉरेस्ट, ए हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वार इन इंडिया, सर जॉन के, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्क इंग्लिश, 1857 से 59, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होलमेस, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, एस.बी. चौधरी। सतारा महाराष्ट्र में है, में रंगोली बाबूजी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। गोवा में दीपूजी ढाका, बुलंदशहर में मोहम्मद वालिद, जिसको वलीदाद खा भी कहते हैं, मूल वागल स्वामी ने कोयटुम्बर, अरुण गिरी कृष्णा ने चिंगलपुट, गुलाम घोष व सुल्तान बख्श ने मद्रास, भीमराव मुंडगी और छोटा सिंह ने कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, राजस्थान व महाराष्ट्र के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। यहाँ के जमींदारों व शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद भी की। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग व्यापारियों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए कैनिंग ने कहा कि इन शासकों व सरदारों ने तूफानों के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। सर सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारणों पर पुस्तक लिखी, जिसका नाम है असबाब बगावत हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई। उसमें विद्रोह के कारणों पर चर्चा की गई। डॉक्टर रमेश चंद्र मंजूरदार व डॉक्टर ताराचंद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य डॉक्टर मंजूरदार को सौंपा, लेकिन उनके द्वारा लिखित प्रथम भारत के प्रारूप को सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। डॉक्टर मंजूरदार 1955 में सरकारी इतिहास लेखन के कार्य से अलग हो गए व उन्होंने अपने ग्रंथ को पूरा कर स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कराया। इसके बाद सरकार ने यह कार्य डॉक्टर ताराचंद को सौंपा। ताराचंद की पुस्तक सरकार ने प्रकाशित करवाई। अतः डॉक्टर ताराचंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास एस.एन. सेन ने लिखा है।
इनकी पुस्तक 1857 1857 सरकारी पुस्तक है। किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? लाला लाजपत राय ने। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 10 मई 1857 को जिस दिन भारत में मेरठ से क्रांति का प्रारंभ हुआ वह दिन कौन सा वार था? इतवार। 1857 से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबारन भी था चुन्नीलाल। 1857 की क्रांति पर एस.एन. सेन द्वारा लिखे गए सरकारी इतिहास की प्रस्तावना लिखी थी मौलाना आजाद ने। 1857 की क्रांति में देशी राजाओं की भूमिका, क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग मिल किया। 1857 की क्रांति की सफलता का सबसे प्रमुख कारण था योग्य नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति के दौरान किसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया था? अजीमुल्ला खान ने। कौन सा प्रसिद्ध उर्दू शायर 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित था? मिर्जा गालिब। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्यों को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा में अनुमोदित नहीं किया गया? करौली। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पामसटन। अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट भेजी विश्व पेपर ने। अवध की स्थिति पर सरकारी रिपोर्ट आउटरम ने भेजी थी। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक व अकालिक था? एस.एन. सेन ने। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने नायक का नाम अख्तर किया था? नवाब वाजिद अली साहब। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया था? बख्त खान ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय व शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? नाना साहब। किस भारतीय विचारक ने कहा कि 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अभाव मानना है? सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावतें हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खान। इन फील्ड राइफल भारत में किस वर्ष प्रवर्तित प्रवर्तित की गई? 1856 में। 1857 की क्रांति के समय शाहमल ने उत्तर प्रदेश में पड़ोस परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी कास्ट नगार दोनों ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव में रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो चौरासी गांव में फैला हुआ था। जुलाई 1857 ईस्वी में शाहमल वीर गति को प्राप्त हो गए। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। वे एक पालकी में बैठकर चले थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे जिससे उन्हें लोग बाग डंका सा करने लगे थे। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चीन हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा।
5 साल बाद में 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन एक थी, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। दूसरी थी, सहयोगी पक्ष के भूज क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को उस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी में हिस्सा लेगा। अवध को बंगाल आर्मी की गौशाला कहा जाता है। 1859 में टॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ लखनऊ की राहत बड़ा प्रसिद्ध हुआ। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह को 2 साल बाद इन मेमोरियम नामक चित्र बनाया था।